मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के कॉज और इफेक्ट की। मतलब मोशन की वजह क्या है और मोशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है, वो सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिक्स और क्या डायनामिक। स्टैटिक नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में रहता है ना तो हम कहते हैं कि वो स्टैटिक है, लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन में रहता है तो हम कहते हैं कि वो डायनामिक है। ठीक है, तो इसमें जनरली हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। जैसे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िएगा ना, मैंने कहा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िएगा, तो शुरू में हमको पढ़ना है जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तब क्या क्या होता है, तो उस सेक्शन को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्योंकि हाइड्रो वर्ड जनरली पानी के लिए या फ्लूइड के लिए आप यूज कर सकते हैं, और स्टैटिक का मतलब हुआ कि वो रेस्ट में होता है ना। लेकिन वही जब फ्लूइड में फ्लो होना शुरू होगा, बर्नौलीज थ्योरम ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोडायनामिक। ठीक उसी तरीके से जब आप 12th क्लास में चार्जेस के बारे में पढ़िएगा, तो शुरू का जो 2 चैप्टर है उसमें हमको चार्ज को रेस्ट में रख के उसकी स्टडी करनी होती है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और वही तीसरे चैप्टर से जब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है तो चार्ज का मूवमेंट ना शुरू होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स में भी 2 टाइप का होगा। अभी फिलहाल हमको तो मोशन ना पढ़ना है, खाली ऑब्जेक्ट्स का मोशन पढ़ना है। तो एक होगा काइनामेटिक्स और एक होगा काइनेटिक। काइनामेटिक्स में हम बस मोशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, हम मोशन के कॉज की स्टडी नहीं करेंगे। कॉज की स्टडी, ये मोशन किस वजह से हुआ, हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस पेन को मैंने छोड़ा तो ये नीचे गिरा, बोलो, तो नीचे गिरा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसने कितनी वेलोसिटी गेन की, इसमें एक्सेलरेशन कितना है, ये सब पढ़ेंगे। ये नीचे क्यों गिरा अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब सुनिएगा, 2 टाइप का मोशन हमको पढ़ना होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बताओ ये पेन का कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। ये पेन का कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। एक चीज अभी के लिए याद रखिए, हालांकि ये जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे ही, कि ट्रांसलेशनल मोशन पर इफेक्ट डालता है फोर्स। अगर हमको इसकी स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, चाहे इसको मूव कराना है, चाहे मूव कर रहा है हमको इसको रोकना है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, यानी ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज होता है, ट्रांसलेशनल मोशन का कारण होता है फोर्स। जैसे जब मैं तुमसे पूछूं कि इस पेन को मैंने छोड़ा तो ये नीचे क्यों गया, तो तुम क्या बोलोगे, सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और रोटेशनल मोशन पर इफेक्ट डालता है टॉर्क। बताइए, टॉर्क, आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, चाहे इसको नचाना है, चाहे रोकना है, आपको फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा इस पर टॉर्क। यानी काइनामेटिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब तो पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स और टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, काइनेटिक्स नाम के सेक्शन में। सही है, तो उसमें हम फोर्स और टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम मोशन के कॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा शुरुआत करने के लिए पैंतरा बांधना पड़ता है। मेन बात ये है कि कैसे पता करें, चाहे मैं तुमसे ही सवाल करता हूँ, बोलो मैं रेस्ट में हूँ कि मैं मोशन में हूँ। मैं एकदम ऐसे खड़ा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ, कैसा हूँ, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैंने किससे पूछा है, तो ऑब्जर्वर आप ही ना हुए। तो आप बताइए मैं कैसा हूँ। मेरे क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहूं लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में भी हो जाऊं, ऐसा हो सकता है। किस केस में ऐसा हो सकता है, एस्ट्रो, जैसे कोई एलियन अगर मान लीजिए ऊपर छत नहीं होता, बोलो ना, और कोई एलियन अगर मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा होता दूरबीन लगा के, है कि नहीं, तो वो, हाँ हाँ, तो वो क्या मुझको रेस्ट में देखता, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, अर्थ पे खड़ा हूँ। अरे बोलो ना, धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, तो क्या क्या धरती रेस्ट में है, तो मैं भी तो धरती पे ही ना खड़ा हूँ।
तो क्या मैं रेस्ट में हो गया? तो वो मुझको देखेगा तो देखेगा कि मैं लगातार सूरज का चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, धरती के पास तो दो टाइप का मोशन होता है। एक 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 रिवॉल्यूशन वाला मोशन होता है जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है। ये चक्कर लगाने में धरती को पूरा 1 साल समय लगता है। लेकिन एक रोटेशन भी होता है जो 24 घंटे में होता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। तो उस एलियन को मैं कैसा दिखूंगा? मैं धरती के साथ रोटेट तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं रिवॉल्व, मैं जलेबी टाइप का ऐसा मोशन हमको ना, जलेबी बार बार आ रहा है ना जी। उसको मैं दिखूंगा कि मैं ऐसे जलेबी टाइप का मोशन कर रहा हूँ। तुमको अगर मुझको मान लो किसी दिन तुमको गुस्सा या तुमको हमको गोली से उड़ा देने का मन हुआ, तो तुम खड़े होकर निशाना कैसे लगाओगे? एकदम ऐसे लगाओगे, बंदूक को एकदम मतलब स्टैटिक पोजीशन में रखोगे, आगे ऐसे ऐसे करोगे? ऐसा ही ना करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कैसा हूँ? रेस्ट में हूँ, तो निशाना एकदम ऐसे लगाओगे। लेकिन उस एलियन को अगर मुझको उड़ाना होगा तो वो कैसे निशाना लगाएगा? वो तो ऐसे ऐसे ना निशाना लगाएगा, क्योंकि उसके लिए मैं कैसा हूँ? मोशन में। कोई बोलेगा कि मार काहे नहीं रहे हो, तो बोलेगा कि रुकेगा तब ना मारेंगे, तो बेचारा लगातार चल रहा है। पता चलेगा हम गोली चला दिए हैं, आगे बढ़ गया है कि नहीं? तो ऑब्वियसली उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ। ठीक है। जैसे पेड़ जो होता है वो कैसा होता है? वही रेस्ट में होता है। हमको आज तक पेड़ चलते हुए नहीं दिखा है ना। लेकिन आप कल्पना एक ऐसे इंसान की करिए जो जिसका जन्म कहाँ हुआ है? चलते हुए ट्रेन में हुआ है। चलते हुए उसी ट्रेन में वो बेचारा 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ है। ठीक है। मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई सब उसका उधर ट्रेन में हो रहा है। ठीक है। कैसे हो रहा है वो आप सोचिए। आप सोचिए कैसे हो रहा है, बस समझो कि ऐसा हो रहा है ना? नहीं नहीं, एक मूवी भी निकला है स्नो पियर्सर नाम का, आपने देखा है? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है। दुनिया में बहुत ठंड बढ़ गया है, तो अगर आपको जीना है तो आपको एक चलते हुए ट्रेन में ही रहना है। तो बहुत लंबा ट्रेन है वो है, हाँ, आइस एज टाइप का आ गया है। तो अब उतना हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट था उसके पीछे, बहुत पहले मैंने देखा था। लेकिन उसमें है कि वो ट्रेन लगातार कई सालों से चल रहा है और उसको लगातार धरती का चक्कर लगाते रहना पड़ रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए, हटाइए। ए रुको ना, छोड़। हाँ, हॉलीवुड है, स्नो पियर्सर। नेटफ्लिक्स पे भी आपको मिल जाए। हाँ, हॉलीवुड में तो है। अरे है कुछ कॉन्सेप्ट, तुम जाके देखना ना। मूवी भी है, इवन वेब सीरीज भी है। तो तुम मूवी खोज के देख लेना। क्या जी? अब वो फिर हमसे मोबाइल मांगेगा। इधर तुम लोग देख लेना, आके उसको कहानी समझा देना। ठीक है, तो ऐसा था। हाँ, अब तुमको मोबाइल मिलेगा, हम तुमको एप्पल का मोबाइल देंगे जिस दिन तुम जाएगा ना। हाँ, तुमको छोड़ने हम जाएंगे वहाँ, हम तुमको एप्पल का जो एकदम लेटेस्ट मोबाइल, एकदम प्रो मैक्स वाला जो आता है ना, वो हम तुमको गिफ्ट करेंगे। इससे अब तुम हाथ धोते हो। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान का जन्म चलते हुए ट्रेन में हुआ है, वो अगर खिड़की से झांक के अगर पेड़ को देखे तो उसको पेड़ कैसा दिखेगा? उससे कोई पूछेगा कि बताओ ये जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, वो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा कि आज तक मैंने इसको कभी रुका हुआ नहीं देखा है। मैं जब भी खिड़की से झांक के देखता हूँ तो इधर से आता है, इधर भाग जाता है। ऐसा ही ना होता है? तो सेम पेड़ जब आप जमीन से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको रेस्ट में देख रहा है, लेकिन आप चलते हुए ट्रेन में बैठ के उस पेड़ को देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? मोशन में दिख रहा है। अरे बोलिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है कि मोशन में है, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। आम जीवन में एक और घटना घटती है। जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं ना, तो हम बगल वाले से पूछते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। बोलो ना, कौन सी ट्रेन आ रही है? यानी हमारे रेस्पेक्ट में ट्रेन कैसा है? मोशन में रहेगा। ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम अपने बगल वाले से क्या पूछते हैं? कौन सा स्टेशन आ रहा है? तो कोई बुजुर्ग आदमी जो ढेर होशियार बनेगा वो बोलेगा कि स्टेशन थोड़े आता है, हम लोग ना जाते हैं। क्या लग रहा है, वो बुजुर्ग आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अभी आपके रेस्पेक्ट में स्टेशन ही आ रहा है। आप खिड़की से झांक के देखिए ना, तो अभी स्टेशन आपको वहां दिखेगा, थोड़ी देर के बाद आपके बगल में दिखेगा, थोड़ी देर के बाद स्टेशन कहाँ दिखेगा? उधर पीछे दिखेगा, अगर ट्रेन नहीं रुकी तो। अरे है कि नहीं? तो कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। हर चीज ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन मोशन में है, लेकिन जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो प्लेटफॉर्म मोशन में है। वो प्लेटफॉर्म आपको चलता हुआ दिखेगा। अरे बात समझ रहे हैं? हाँ, तो
कॉन्सेप्ट ये है कि रेस्ट एंड मोशन जो है ना बाबू, वो रिलेटिव टर्म्स है। दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब हुआ वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बदलेगा, बोलिए। लेकिन रिलेटिव का मतलब हुआ कि वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। मतलब वो किसी के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा तो किसी के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा। अच्छा, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार अकबर ने बीरबल को एक लाइन ड्रॉ करके कहा कि बिना इस लाइन में कुछ जो इसमें कुछ मिटाए हुए इसको छोटा कर दो। बताइए अकबर ने क्या, सॉरी बीरबल ने क्या किया था? बड़ा लाइन खींच दिया था। कहा कि अब दुनिया में किसी को बुला के बोलिए कि पूछिए कि ये लाइन कैसा है, वो बोलेगा छोटा है। सही बात है। क्यों बोलेगा छोटा है? क्योंकि तुरंत वो इससे कंपेयर कर लेगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अकबर ने ये कहा होता कि बिना इसमें कुछ जोड़े हुए इस लाइन को बड़ा कर दो, तो बीरबल क्या करते हैं? इसके सामने एक छोटा लाइन ड्रॉ कर देते। अब एक ही लाइन है, किसी के रेस्पेक्ट में छोटा है तो किसी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब हुआ बड़ा और छोटा होना भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो भी रिलेटिव होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं एक लाइन खींच के बोलूं तुमसे कि बताओ ये छोटा लाइन है कि बड़ा लाइन है, ये एक मीनिंगलेस सवाल है। जा, हम नहीं कह सकते इसके रेस्पेक्ट में छोटा है, इसके रेस्पेक्ट में बड़ा है। ठीक वैसे ही बिना ऑब्जर्वर के मैं बोलूं कि बताओ कोई चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, ये एक मीनिंगलेस सवाल है। बिना ऑब्जर्वर के आप बता ही नहीं सकते हैं कि वो चीज रेस्ट में है कि मोशन में है कि नहीं? तो बड़ा होना छोटा होना भी रिलेटिव होता है? गोरा होना काला होना भी रिलेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी अफ्रीका में चला जाऊं, नाइजीरिया में चला जाऊं, अब बोलो कि बताइए कि मैं कैसा हूं, मैं गोरा हूं कि काला हूं, तो वो बोलेगा कि क्या बात करते हैं, आपके इतना गोरा इंसान तो साक्षात हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। अब ऐसा थोड़े है कि मैं फेयर एंड लवली लगा के गया हूं। वो लोग क्या करेगा, अपने से कंपेयर करेगा, तो उनके रेस्पेक्ट में सही में मैं बहुत गोरा हूँ। लेकिन मैं यूरोप के किसी देश में चला जाऊँ, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ जाके पूछूं कि बताइए मैं गोरा हूँ कि काला हूँ, तो उनके लिए मैं काला हूँ, बहुत काला हूँ, है कि नहीं? तो एक ही इंसान कहीं जाके गोरा हो जा रहा है तो कहीं जाके काला हो जा रहा है। इसका मतलब गोरा होना काला होना भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी रिलेटिव होता है। हल्का होना भारी होना, ये पेन जो है बताइए इस रिमोट के रेस्पेक्ट में कैसा है? हल्का है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रेस्पेक्ट में कैसा है, तो भारी। ठीक वैसे ही रेस्ट एंड मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये भी होता है रिलेटिव। ठीक है, बोलिए। तो कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन इज क्या? मीनिंगलेस। ठीक वैसे ही जैसे ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, एक मीनिंगलेस सवाल मीनिंगलेस सवाल है, वैसे ही एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन भी मीनिंगलेस होता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स अपॉन क्या? ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुनिएगा। तो हमने देखा कि ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलिए। तो ऑब्जर्वर को ना दो काम करना होता है। एक तो पार्टिकल का पोजीशन मेजर करना होता है कि अभी पार्टिकल कहाँ है, तो थोड़ी देर के बाद कहाँ है, तब ना वो उसके आधार पर डिस्प्लेसमेंट बता पाएगा, चाहे स्पीड बता पाएगा, चाहे एक्सेलरेशन बता पाएगा। तो ऑब्जर्वर को दो चीज मेजर करना है, एक मेजर करना है पोजीशन और एक मेजर करना होता है टाइम। इसी के आधार पे वो मोशन को डिसाइड करेगा कि किस टाइप का मोशन है। पोजीशन मेजर करने के लिए ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है वहां वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता है। मतलब जहां खड़ा होगा उसी में से एक डायरेक्शन को एक्स मान लेगा, एक डायरेक्शन को वाई मान लेगा, एक डायरेक्शन को जेड मान लेगा। तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स वाई और जेड आता है उसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला जाता है? हाँ, बहुत सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा तो पोलर होता है, सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, बहुत सारा होता है। तो हमको पढ़ना है बस कौन सा? कार्टेशियन, जिसमें एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। बोलो जल्दी। चलिए, ऑब्जर्वर के हाथ में होता है एक स्टॉप वॉच, और जैसे ही वो मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा वो अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देगा और समय की शुरुआत होगी t इज इक्वल्स टू 0 से। इसीलिए आप क्वेश्चंस में पढ़ते होइएगा कि एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, चाहे t इज इक्वल टू 0 करंट इन अ सर्किट इज इतना। क्या मतलब हुआ इस t इज इक्वल टू 0 का? कि जस्ट अभी अभी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अभी अभी मोशन स्टार्ट हुआ है। हो सकता है मोशन पहले से हो रहा हो, हम ऑब्जर्व अभी स्टार्ट करना शुरू किए, तो ये चीज है।
तो इट इज अ, तो बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जनरली हम लोग कार्टेशियन लेते हैं जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस का हम लोग यूज करते हैं। एट द ओरिजिन ऑफ विच ऑब्जर्वर लाइज, जिसके ओरिजिन पे कौन होता है? ऑब्जर्वर होता है। विथ अ स्टॉप वॉच, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ही स्टार्ट हिज स्टॉप वॉच, एंड समय की शुरुआत होगी t इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, अगर कुछ ना दिया रहे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो हम हमेशा ऑब्जर्वर को कहाँ मानेंगे? ग्राउंड पर खड़ा हुआ चुपचाप रेस्ट में मानेंगे। अरे बोलो ना, हाँ ऐसा मानेंगे। तो वो चीज लिखा हुआ, इफ फ्रेम इज नॉट मेंशन्ड, ग्राउंड इज टेकन एज क्या? रेफरेंस फ्रेम। समझिएगा, वो चुपचाप जमीन पे खड़ा है। ठीक है। पोजीशन वेक्टर, तो ये तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, क्या हो? z हो, तो अगर हमको उसका पोजीशन बताना है तो पोजीशन हमेशा कोई ऑब्जर्वर ही ना बताएगा, और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा रहता है? ओरिजिन पे। तो ये एक वेक्टर ड्रॉ करके बता देगा कि देखिए वो रहा पोजीशन। अब आप बताइए ये r होता कितना है? x, क्यों एक आदमी सिर्फ बोल रहा है? इधर तुम लोग को नहीं लगता? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या? जेड के कैप। ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा, पैसा डालना है? अच्छा रहने दो, हम क्लास करके आते हैं, तब घर पे जाओ, पर्स में कहीं होगा। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या? जेड के कैप। अच्छा है, अगर कोई पूछेगा कि बताइए ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है का मतलब हुआ कहीं ना कहीं हमसे ये लेंथ पूछा जा रहा है। लेंथ का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो बताइए r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या? जेड स्क्वायर। ऐसा बता देंगे हम। क्लियर है? तो चलिए इसका आंसर बताइए, तो क्या होगा? नहीं नहीं, पूरा पहले पढ़ लो। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, इतना। तो क्या होगा? मान लिया जाए कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस है। तो पार्टिकल अगर यहाँ है तो 6, 2, 3 हो, अगर पोजीशन है तो पोजीशन वेक्टर यही ना होगा। और ये क्या होगा? 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। फिर पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। बताइए कि ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो दूरी बताना है का मतलब वो इसका मैग्नीट्यूड बता देना है। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये हमने पढ़ा है वेक्टर में। अब देखो, अब सब यूज होगा। अब एकदम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर तीनों जो है एकदम फुल फ्लेज में आएगा। हाँ बताइए, अब आई कैप के कोफिशिएंट का है तो 36 है, 4 और 9, सही है ना? तो जानबूझ के मैंने ऐसा डेटा दिया है कि आंसर थोड़ा खूबसूरत सा है। अंडर रूट 49 आ रहा है क्या? तो मिला जुला के ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। सही है? ठीक है। अगला है, कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है? मतलब उसका कैसे पता करेंगे? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रहा हो, तो बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में। अरे मतलब पोजीशन अगर लगातार बदल रहा है तो क्या बोलेंगे? मोशन में। पोजीशन अगर नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, कौन ट्रेन का कंपार्टमेंट? एक कुर्सी लगा के बैठा है। खैर ठीक है। क्या बात करते हो। हाँ, कंपार्टमेंट, आमने सामने लोग बैठा है और एक आदमी जो है यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। नाम कुछ देते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? बी है, और इसका नाम सी है। ये अल्लू बल्लू और कल्लू है। ना ठीक है। करना ये है कि बी भी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, सी भी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों इसको देख रहा है। तो बताओ अगर ये ट्रेन चल रही है, एक्चुअली क्या है कि मैंने फोटो खींच लिया है, ये ट्रेन रुका हुआ ट्रेन नहीं है, फोटो क्लिक कर लिया इसीलिए तुमको लग रहा है कि रुका हुआ है, ये चल रहा है। तो तुमको बताना है कि ए जो है बी को कैसा दिखेगा और सी को कैसा दिखेगा अगर ये चल रहा है। तो बी को ये रेस्ट में, सही बात है, ट्रेन कितनी भी स्पीड से क्यों ना चल रही हो, हम सामने बैठे आदमी को देखते तो हमको मोशन में थोड़े दिखता है। लेकिन जो आदमी प्लेटफॉर्म से इसको देख रहा होगा उसको ये कैसा दिखेगा? अरे मोशन में दिखेगा।
वजह क्या है समझते हैं, सुनिएगा। चूंकि ऑब्जर्वर बी है, देख किसको रहा है, ए को, तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बाबू पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ऐसे ही ना ड्रॉ करोगे, अब बोलो ना। चलिए, यहां ऑब्जर्वर कौन है और वो देख किसको रहा है, तो पोजीशन ऑफ हाँ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, ऐसा हो गया। अब ये ट्रेन रुका हुआ तो है नहीं, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ थोड़े होगा, ये तो कहीं आगे ना होगा। तो मान लीजिए वहां पहुंच गया। अब ये मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 की कहानी है, ये कुछ t इज इक्वल टू t की कहानी है, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 10 मिनट 5 मिनट वहां है। अब तुम बताओ पोजीशन ऑफ ए, यही ना नाम था इसका, विथ रेस्पेक्ट टू बी में क्या कोई बदलाव हुआ है? नहीं। आप देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही, आप समझ रहे हैं। लेकिन बताइए पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी में बदलाव हुआ है कि नहीं? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी में तो बदलाव हुआ है ना। तो वो कौन सा पोजीशन है जो समय के साथ लगातार बदल रहा है? ए का सी के रेस्पेक्ट में। अभी ये है, थोड़ी देर बाद यहां जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज, हाँ बाबू, वेक्टर तभी चेंज होगा जब या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले या ना तो उसका डायरेक्शन बदले। मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, देख लो लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी नहीं बदला, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। सही है, तो ऐसे हम लोग पता करेंगे। अगला है डिस्प्लेसमेंट। अब रुक जाओ एक मिनट, हम लोग अपने से हर चीज कोशिश करेंगे, हम लोग अपने से पता करें कि इसका क्या डेफिनेशन होना है। एक पार्टिकल है यहाँ x1, y1, तब इसके पोजीशन को दिखाओगे कुछ मान लो r1 से, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल पहुंच जाता है यहाँ x2, y2, z2 पे, तो अब इसके पोजीशन को दिखाओगे कुछ r2 से। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो बाबू डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ना कि कितना खिसका है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि यहां से खिसक के वो यहां आ गया है, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को ऐसे से। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? इस ट्रायंगल को देखो और बताओ किन दो वेक्टर्स को जोड़ के तीसरा वेक्टर हमको मिल रहा है? किसको किसको जोड़ के हमको कौन मिल रहा है? R1 और R2 को जोड़ के S मिल रहा है। हाँ, R1 और R2 को जोड़ रहे हैं, S नहीं मिल रहा है। अरे किन दो वेक्टर्स को जोड़ा जाता है जो सेम ऑर्डर में होते हैं? कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं? R1 और S। तो इनको जोड़ोगे तो ये मिलेगा जो उस ऑर्डर में नहीं है। तो बाबू हम लोग लिखेंगे R1 प्लस S बराबर कितना? R2। अभी R1 को उधर ले जाया जाए तो S बराबर क्या हो गया? R2 माइनस R1। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को कहा जाता है चेंज इन पोजीशन। यही है, हाँ चाहे यहीं पे लिख देता हूं, चेंज इन क्या? पोजीशन। यही है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज जस्ट क्या? चेंज इन पोजीशन। कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा करेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? और ये आपने खुद से ही डिराइव कर लिया कि कैसे ये चेंज इन पोजीशन आ रहा है। अब बोलो यार, अब तुम ये बताओ बाबू, R2 को तुम क्या लिखोगे? R2 को क्या लिखोगे? x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, और माइनस का साइन देके R1 को क्या लिखोगे? x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ऐसा ही ना लिखोगे। अब इसमें से देखो, ध्यान से देखा जाए तो x2i कैप माइनस x1i कैप, तो i कैप को कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1i कैप हो जाएगा। अब ये देखो y2j कैप माइनस y1j कैप, तो j कैप को कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y1j कैप हो जाएगा। और z2k कैप माइनस z1k कैप, k कैप को कॉमन ले लेंगे तो z2 माइनस z1, ऐसा करके। तो ये सब हम लोग याद थोड़े करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे। अब बोलो ना। अच्छा, कोई अगर तुमसे ये पूछेगा कि बताओ इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो बाबू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट, अरे यही ना डिस्प्लेसमेंट आया है,
तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मतलब हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सही है। और सुनो 9th-10th में अगर तुमको याद होगा तो इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते थे। दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 हो और x2, y2, क्या है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता था उसके लिए यही फॉर्मूला ना यूज करते थे। अब बात सही भी है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही ना है, सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस है। तो ये चीज लिखा हुआ है कि द अबव फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड क्या, डिस्टेंस फार्मूला, विच इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2 क्या z। सही है। हाँ तो बताइए। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, क्या है कि दो मोशन हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक होगा मोशन इन क्या स्ट्रेट लाइन, वो हालांकि हम लोग तो मिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले पार्ट में थोड़ा फोकस रहेगा किस पर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। और दूसरे पार्ट में होगा मोशन इन प्लेन, जिसमें सर्कुलर मोशन आ जाएगा, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा ना। तो बाबू जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात होगी ना तो एक ही एक्सिस काफी है, एक ही एक्सिस काफी है। कौन सा एक्सिस, वो काफी है, उसके लिए अब हमको वाई जेड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और जब एक ही एक्सिस काफी है ना तो एक डायरेक्शन को हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को हम लोग मान लेंगे नेगेटिव, और सारा कैलकुलेशन एकदम स्केलर वाला करेंगे। बोलो वो कोई आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत हमको, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है तो हम लोग उस वेलोसिटी को लिख देंगे प्लस में 10 मीटर पर सेकंड, क्या बोलते हो। एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ है तो हम उस एक्सेलरेशन को लिख लेंगे माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको ये वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो। अरे यार एक डायरेक्शन को क्या मान लेंगे पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को मान लेंगे नेगेटिव, एकदम स्केलर वाला सारा कैलकुलेशन। वैसे ही जोड़ घटा गुना भाग करेंगे जैसे हमने स्केलर में किया था। और सुनिए ना 9th-10th में भी तो, 9th में भी तो आपने मोशन पढ़ा है, तो 9th में कहा तुम लोगों ने ये तीर पढ़ा था, नहीं ना पढ़ा था, लेकिन फिर भी तुमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था। तो कैसे काम चल गया था, क्योंकि 9th क्लास में हमको पढ़ना था सिर्फ मोशन इन क्या स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब जब मोशन इन 2D में जाओगे, 3D में जाओगे, तब मान लो वेलोसिटी है इधर की तरफ, अब मान लो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ऊपर है एक्सेलरेशन, तो खाली प्लस माइनस से काम चलेगा क्या। तब बताना पड़ेगा कि किसका प्लस और किसका माइनस। तब हमको इसको लिखना होगा 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो लिखना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये तीर भी देना जरूरी है। तो वो बात यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर मोशन इन क्या स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को प्यार से बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। वी यूज ओनली कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। द टू डायरेक्शंस कैन बी स्पेसिफाइड बाय प्लस एंड माइनस साइन, एंड कैलकुलेशन जो होगा वो हम स्केलर की तरह कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। थोड़ा कॉपियां में ऐसे करते रहोगे ना तो हरकत रहेगा बॉडी में। कॉपी में ऐसा ऐसा कर लो, ये ऐसा बना लो, कह दो ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है जेड है। अब पार्टिकल कहाँ से चल के कहाँ पहुंच रहा है, पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 4, क्या है 7 है, वहां से चल के क्यू तक पहुंच रहा है जो कि 9, -2, क्या है 3 है। ऐसा ही ना है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, R1 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं R2 बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अरे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बोलो कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट मैं बोल रहा हूं तो तुम खाली मैग्नीट्यूड बताओगे, डिस्प्लेसमेंट एकदम पूरा वेक्टर फॉर्म में ना आएगा। मुस्कुराने लगे सारे गम, हो गया। क्या है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज
चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब हुआ फाइनल पोजीशन माइनस, तो फाइनल पोजीशन को क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9i माइनस 2j प्लस 3k, और इसमें से घटाएंगे इनिशियल पोजीशन को, विच इज कितना, ये तुमको समझ में आ रहा है? अरे i j और k लगा देंगे तो माइनस 3i प्लस 4j प्लस कितना 7k। अब देखिएगा सही बात है यार, ये तो जुड़ जाएगा तो 12i ना हो जाएगा। अब माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j, 3 में से 7 गया तो माइनस 4k हो गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर बोल रहा है कि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बताइए। मैंने इससे फील है, देखिए इससे कुछ फील आ रहा है क्या, ये क्या है? ये मजा वाला बात हमको एक्सप्लेन करो पहले। मैंने ये क्या, हाँ सही बात है, ये 12i ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब पार्टिकल ने कितना मेहनत किया है। वो तो मैग्नीट्यूड से ना पता चलेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट कितना 12 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 4 बताओ ये कितना आ रहा है, अंडर रूट। देख रहे हो बहुत, अब इसका मतलब सोचे होंगे हम ये सब कोऑर्डिनेट देने, वही तो मैं बोलूँ 196 इतना आ रहा है, तो ये 14 नहीं आ गया है। तो तुमको लग रहा है कितना हमको सोचना पड़ा होगा ये कोऑर्डिनेट देने के लिए ना, ताकि एग्जैक्टली स्क्वायर करके कुछ बढ़िया से ढंग से आ जाए। सही है ना, हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। कुछ नहीं करना है, फीता निकालना है, पूरा रास्ता नाप देना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। उसके लिए हम देखेंगे फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, घटाएंगे। लेकिन डिस्टेंस के लिए फीता निकालेंगे, पूरा रास्ता नाप देंगे, जैसे जैसे गया है रास्ता नाप देंगे, वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। ठीक है, कुछ रिलेशन डिफरेंस देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो पहला तो यार एसआई यूनिट दोनों का क्या होगा, मीटर होगा। डिस्टेंस भी मीटर में, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में। लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस बताते समय हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला है, अगर एक बॉडी ने मूव कर लिया है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। बॉडी अगर थोड़ा भी खिसका है, डिस्टेंस इज ऑलवेज, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है, तो बताओ t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, खोज के बताओ। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? तुम लोगों से कल से योगा करवाएंगे हम। योगा तुम लोग करता है हैं ना? सही में अब हम लोग जब मिलेंगे ना तो 15 मिनट जो है मैं कल से सीख के आऊंगा। ठीक है, आधा एनर्जी योगा से ना उसमें भी आता होगा ना, कि जैसे मान लीजिए अगर आदमी थक गया है तो कौन सा योगा करेगा। ठीक है, बस योगा से तो आदमी और आप लोग सुबह सुबह योगा करते हैं? नहीं तो अब हाँ, अब रुकिए, मैं अब आपको 6:30 में बुलाता हूँ। आधा घंटा इधर हम लोग बैठ के चटाई बिछा के, हाँ सही बहन, अगर आप प्रॉपरली योगा करते हैं उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आपको मामूली चीज लग रहा है। ठीक है, सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, 1 मीटर पे। मैंने जब ऑब्जर्वर ने स्टॉप वॉच ऑन किया होगा तो देखा होगा पार्टिकल 1 मीटर, फिर पार्टिकल कहाँ तक गया है, हाँ 4 मीटर गया है, फिर वापस लौट आया है। आप ऐसा समझिए ना कि ये है x इज इक्वल टू 0, तो जब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया तो मैं यहाँ था, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर पे था मान लो, हाँ सॉरी 1 मीटर पे था। फिर मैं गया इधर 4 मीटर तक गया, फिर ऐसे होके, और फिर मैं रुका नहीं, फिर मैं और आगे बढ़ गया, और फिर मैं और आगे बढ़ गया, मतलब मैं नेगेटिव में चला गया। सही ना है? आपको बताना है t इज इक्वल टू 0 से लेके t1 तक, 0 से लेके t1 तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। बताना है t इज इक्वल टू 0 से लेके t2 तक कितना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे
t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t1 तक पहले क्या पता किया जाए? डिस्प्लेसमेंट पता किया जाए। डिस्प्लेसमेंट, हाँ बता बाबू, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है? 4 मीटर है। मेरे कहने का मतलब है कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना बात करना है। हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा मुड़ा दिया है, लेकिन वो एक्चुअली में जाके एकदम इसी के ऊपर वापस आ गया होगा, तो जाने का पाथ आने का पाथ थोड़ा अलग अलग दिखे, इसीलिए मैंने वो किया है। तो बताओ फाइनल पोजीशन क्या है? 4 मीटर है। फाइनल पोजीशन है 4 मीटर। अब बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है? 1 मीटर है। मिला जुला के कितना आया? 3 मीटर आया। रही बात डिस्टेंस की, ठीक है, हालांकि देखो इस सब का भी ना होता है, कुछ तरीका होता है कि हम कैसे सेक्शन में बांट के भी मॉड वर्ड लेते हैं, उतना कॉम्प्लिकेशन में आप मत जाइए, ठीक है। आप तो फीता निकालिए और नाप लीजिए। चलिए फीता खोलिए, चलिए ये बताइए कि ये 1 मीटर है, यहाँ कहीं 2 मीटर हो गया, यहाँ कहीं 3 मीटर, ये 4 मीटर है, ये कितना फीता खुल गया? ओ 4 मीटर फीता खुल गया। अरे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, फिर 1 मीटर और 1 मीटर और 3 मीटर ना खुला है। 1 और 4 के बीच में 3 मीटर का ही ना डिस्टेंस होता है। अरे 4 मीटर कब खुलता है? जब तुम 0 से मेजर करते हैं। नहीं समझ में आया? तो फीता कितना खुल गया? 3 मीटर। तो 3 मीटर इज द डिस्टेंस। चलो बात करेंगे सेकंड वाले की, जिसमें t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कहाँ तक? t2 तक। इसका मतलब हुआ कि अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो 1 ही मीटर है जा, हाँ तो 1 मीटर है। इनिशियल पोजीशन भी कितना है? अब मिला जुला के कितना है? ओ माय गॉड, ये तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर आ गया। लेकिन डिस्टेंस बता सकते हो? डिस्टेंस में हमको फीता ना खोलना होता है। तो बताइए जाते समय कितना फीता लटक गया? 3 मीटर। और ये फिर 3 मीटर और नहीं लटक गया, ये टोटल 6 मीटर नहीं हो गया? तो 3 मीटर जाने का 3 मीटर आने का मिला जुला के आंसर हो गया कितना बताओ? 6 मीटर। चलो इस केस में बताओ, इस केस में टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू कहाँ तक? t3 तक। बोलो जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। यानी बाबू हमको अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करनी है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है? -4 मीटर है। अब इसमें से घटा तो इनिशियल पोजीशन कितना है? मिला जुला के कितना है? -5 मीटर है। पहले तो ये बताओ डिस्टेंस कितना के? अच्छा ना, डिस्टेंस तो हमने निकाला ही नहीं। हाँ डिस्टेंस बताओ, तुम लोग काउंट करके बताओ। देखो फीता ढंग से खोलो, कुछ नहीं बनोगे दर्जी बन जाओगे, ठीक है। हाँ 11 मीटर आ रहा है, काउंट कर लिए। चलो बताओ इधर के जाने का कितना है? 3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक तो 6 मीटर। अच्छा ये 1 और मीटर ना खुल गया तो 7 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 4 आएगा। -4 वो डायरेक्शन बता रहे हैं, फीतवा तो 4 मीटर ना खुलेगा। तो 3 3 6 1 7 4 कितना? टोटल 11 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। हाँ बताइएगा डिस्टेंस जो था वो 3 मीटर 6 मीटर 11 मीटर। ऑलवेज पॉजिटिव आया है कि नहीं? आप इधर जाइए वापस लौटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है। सवाल ये है कि आखिर ये बताना क्या चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में और 0 क्या कहना चाह रहा है? तो डिस्टेंस तो एकदम सीधी सी बात बताता है कि उस इंसान ने कितना मेहनत किया है। वो बता रहा है कि देखो यहाँ से यहाँ जाने के दौरान 3 मीटर चला है, 6 मीटर चला है, 11 मीटर चला है। ये तो एक्चुअल मेहनत है। अरे बोलो हाँ, ये क्या बताना चाह रहा है? ये प्लस में 3 मीटर क्या बताना चाह रहा है? ये 0 मीटर, ये -5 मीटर क्या बताना चाह रहा है? बताओ। पोजीशन बता रहा है। सुनो क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब देखो 3 मीटर का खाली डिस्टेंस बोल के अगर मैं छोड़ दूंगा तो जाने वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना? तो समझाना पड़ेगा ना कि किधर है। तो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में? तो सही में आप यहाँ से 3 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलिए, आपको नहीं लग रहा आप यहाँ पहुंच जाएंगे? तो t इज इक्वल टू T1 पे पार्टिकल यही पे ना है। ये क्या बताना चाह रहा है? 0 मीटर।
कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही है, वो कहीं नहीं, वो ना आगे है ना पीछे, वही पे है। सही बात है, देखिए t=t2 तक पार्टिकल वही पहुंच गया। ये क्या बताना चाह रहा है, पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल 5 मीटर के डिस्टेंस पर है अभी। हाँ, लेकिन किस डायरेक्शन में, आप थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर चलिए, देखिए आप कहाँ पहुंचते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हम 5 मीटर चलें तो ये हो गया 1 मीटर और ये हो गया 4 मीटर, आप यहाँ नहीं पहुंच जाइएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका ये जो साइन है प्लस या माइनस, वो बताता क्या है, वो डायरेक्शन बताता है। जा, अरे ये बता रहा है कि 3 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो बता रहा है 5 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। और हम तो ये पहले से जानते हैं कि वेक्टर का जो साइन है, और खासतौर पे जो नेगेटिव साइन है, वो किसका हिस्सा होता है, वो डायरेक्शन का हिस्सा होता है। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है, फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर एक बॉडी ने मूव कर लिया, डिस्टेंस कांट बी डिक्रीजिंग, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तुम देखो ना, इसी में देखो ना, यहाँ से यहाँ गया था तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, फिर वापस भी लौटा 4 मीटर 5 मीटर, वो जितना घूमेगा आगे पीछे उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर समझते हो, हैं? हाँ, जिसमें हम पता चलता है वो गाड़ी कितना चला है। तो मान लो कि है 2 है 3 है 9 है 7 है और 5 है, मान लो इतना है? तो ये क्या बताता है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस बताता है। जैसे तुम यहाँ से नरकटियागंज जाओगे, 35 किलोमीटर है तो ऐड हो जाएगा, तो इसमें 35 किलोमीटर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये भाई इसको 600 करो ना, 675, कितना हो जाएगा बोलो। अच्छा 65 कर लेते हैं क्या, हाँ कितना हो जाएगा बताइए, 23700। अब तुमको क्या लग रहा है कि जब तुम वापस बेतिया आ जाओगे तो फिर घट के हो जाएगा 665, उसमें 35 वो और ऐड कर लेगा। आप समझ रहे हैं ना। यानी गाड़ी का ओडोमीटर हमको डिस्टेंस बताता है जो कभी कम नहीं होगा। डिस्टेंस आप किधर भी मूव करिए हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है। तो वो चीज यहाँ था। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे देखिए शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, फिर जब ये वापस आने लगा तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 1 मीटर और 0 मीटर, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, ये सब बात। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जबकि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन क्या, पाथ। अब आप यही इसी एग्जांपल में देखिए, आप बताइए ये जो पार्टिकल है, मैं पूरा फुल मोशन की बात कर रहा हूं, अगर वो यहीं से लौट गया होता, आप समझे नहीं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ और आता है। वो यहीं से लौट गया होता तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और आता है। अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। हमने तो देखा भी नहीं कि वो कहां से आया है। हे भगवान, तब भी डिस्प्लेसमेंट वही ना आता। पार्टिकल अगर थोड़ा और आगे से आया होता तब भी डिस्प्लेसमेंट तो वही ना होता है। इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस के बारे में बताइए, अगर पार्टिकल यहीं से लौट आया होता तो डिस्टेंस कितना है, तो कम ना होता है। 2 मीटर जाने में 2 मीटर आने में 1 मीटर और तो 5 4 9 मीटर ना होता है। आप समझ रहे हैं। हम नरकटियागंज से ना आके हम चनपटिया से ही लौट आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ और डिस्टेंस मेजर करेगा गाड़ी। तो डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। चलिए ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप ध्यान से देखिए तो जैसे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट की बात करें, बोलिए ना, तो ये जो माइनस में 5 मीटर आया है, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ 5 ही मीटर ना होगा। अरे मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 ही मीटर ना होगा। क्या लग रहा है 5 मीटर क्या है, 5 मीटर है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे भले आया उधर से है तो क्या है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप समझ रहे हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल ऐसे 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 करके यहाँ पहुंचा है तो डिस्टेंस नापना है तो आप तो फीता लेके पूरा रास्ता नाप लीजिए,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधे सीधे मिला दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, हाँ ये आखिरी वाला देख लेते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा होगा तो बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। सही बात है। तुम बताओ, अगर मान लो पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ में मूव किया है तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होगा और डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा? अब बोलो ना। अच्छा, तो मैंने ऐसा कभी हो सकता है कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाए या डिस्प्लेसमेंट वैसा ही होता है? हाँ, कभी ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस छोटा हो जाए? आप ऐसा कुछ ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे कभी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एकदम सीधा गया होगा। एक मिनट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और वो भी विदाउट टर्निंग। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है या पार्टिकल टर्न करके वापस लौट आया, तब बराबर थोड़े होगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और पार्टिकल ने टर्न नहीं किया है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट। तो वो बात यहाँ बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा? अगर पार्टिकल मूव करता है कहाँ? स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी टर्न। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन द शोन कर्व्ड पाथ, ऐसा बोल रहा है, तो मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ ज़्यादा होगा, ये सब ऐसा ताम झाम। सही है, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो तुम करके आना, ठीक है? मैं अच्छा जाते जाते आपको बुक मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन करके आइएगा। एक ही ना है? अच्छा एक और है, ये भी करके आइए। एक और है, अच्छा मैं डाल देता हूँ। अच्छा अभी ये डाल दूँ क्या PDF? ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा देखिए, फिजिक्स में आपको कोई डाउट रहता है क्या? डाउट मैंने अभी तक नहीं रहा है, ठीक है। कोई DPP में टेस्ट के किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट रहता है? रहता है, हाँ रहता है। तो जैसे ही आपका बायो का क्लास खत्म होगा ना, तो बायो का क्लास खत्म होगा तो आपको रुक के अपना सारा डाउट क्लियर करके जाना है। कितने बजे खत्म होता है? 7:30 में, ठीक है। क्लियर करके ही जाना है ना? हाँ। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको 1 घंटे का स्पेशल टाइम बता दूंगा सर, एक बार डिस्कस करके कि केमिस्ट्री का आपका डाउट है तो वो किस समय क्लियर करना है कि नहीं। और ये तुम्हारे थकान का क्या किया?